नमस्कार मित्रों, SGC के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गुप्त वंश हम लोग पढ़ रहे थे। गुप्त वंश के तहत रामगुप्त को देखेंगे। बहुत ही अल्पकालीन शासक था। गुप्त वंश में बहुत कम समय इन्होंने शासन किया, लेकिन प्रभाव बहुत ही विकटकारी थे। यहाँ पर देखेंगे रामगुप्त के बारे में। इनका प्रभाव बहुत प्रभावशाली रहा। लेकिन समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। गुप्त वंश का शासक बना। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को साबित करने का सर्वप्रथम प्रयास 1924 में रखा अरदास बनर्जी ने। अरदास बनर्जी के द्वारा किया गया कि रामगुप्त भी एक शासक थे। रामगुप्त गुप्त राजवंश के ख्याति प्राप्त समुद्रगुप्त का पुत्र। देखिए, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। प्राचीन काव्य ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त के बड़े लड़के का नाम रामगुप्त था और पिता की मृत्यु के बाद शुरू में वही राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो सही बात है, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने और रामगुप्त अपने पिता की सबसे ज्येष्ठ संतान थे, इसलिए राजगद्दी पर भी उनका ही अधिकार था। वह रामगुप्त शासक बने। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनते हैं और उसका भी एक आख्यान है। तो देखिए, सर्वप्रथम विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में रामगुप्त नाम का शासक का उल्लेख है। उसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि यहीं से होती है, देवी चंद्रगुप्तम। रामगुप्त को प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक स्रोत निम्न हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित में भी रामगुप्त का उल्लेख है और राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा में भी रामगुप्त का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल है वो 375 से लेकर 415 ईस्वी है। ये अपने वंश में सबसे बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, कठियावाड़, गुजरात, उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर इसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया। चीनी यात्री फाहियान के समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा और चंद्रगुप्त, देखिए चीनी यात्री फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रहा है और 6 वर्षों तक रहा है। गुप्त वंश में ही इन्होंने फाहियान ने यात्रा की थी भारत की। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकार्दो था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सभी उपाधियां हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत विक्रम आदि इसकी उपाधियां हैं। अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को भी राजधानी बनाया था। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन पूर्वराधीश्वर भी कहा जाता है। इनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी और एक राजधानी उज्जैन भी थी। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पूर्वाधीश्वर भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र पूर्वाधीश्वर और उज्जैनी पूर्व पूर्वाधीश्वर, ये दोनों इनको कहा जाता है क्योंकि यह दोनों इनकी राजधानियां थीं। दक्षिण भारत में कुंतल एक प्रभावशाली राज्य था। कुंतल राज्य था दक्षिण भारत में एक प्रभावशाली राज्य था। श्रृंगार प्रकाश तथा कुंतलेश्वर द्वितीयम में से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। कुंतल नरेश से इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कुंतल नरेश कुकुट बर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से किया था। वैवाहिक संबंध भी था। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से भी
शिवेंद्र ने एक पुस्तक लिखा है औचित्य विचार, और इस औचित्य विचार में इस वैवाहिक संबंध या मैत्रीपूर्ण संबंध का भी उल्लेख है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। चीनी यात्री फाहियान इनके समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा है। ये बड़ा उदार और न्यायपरायण सम्राट था। इनके बारे में बात किया जा रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बात किया जा रहा है। बहुत ही उदार और न्यायप्रिय शासक थे, और इनके शासन में इतना अधिक उन्नति हुआ था, कला का, विज्ञान का, धर्म का, साहित्य का, इतना ज़्यादा उन्नति हुआ। इसीलिए गुप्त वंश को शायद इनके शासन काल के नाते, इनके शासन में जो अभूतपूर्व परिवर्तन आए, इसीलिए गुप्त वंश को, गुप्त काल को क्लासिकल युग या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इनके समय में भारतीय संस्कृति का चतुर्दिक विकास हुआ, मतलब चारों दिशाओं से विकास हुआ, हर तरह से। महाकवि कालिदास इनके दरबार की शोभा थे। तो कालिदास भी इन्हीं के दरबार में थे। अमर सिंह, अमरकोश रचयिता अमर सिंह थे। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे। बारहमीर, आर्यभट्ट, ये सभी इन्हीं के दरबार में थे। नागवंश से संबंध देखिए, बहुत सारी वैवाहिक संबंध भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने के समय में हुए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री का भी जन्म हुआ था। वाकाटकों के साथ विवाह हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए, मैं चंद्रगुप्त द्वितीय कह रहा हूँ तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्र सिंह द्वितीय के साथ किया था। कदम वंश के साथ भी वैवाहिक व मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कदम्ब वंश के शासक काकुत्स बर्मन की पुत्री के साथ किया था। तो यह सब सारी बातें ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, शकों का उन्मूलन किया था। इसीलिए इनका एक उपनाम शकारी भी है। शकारी का मतलब होता है, अरि मतलब है दुष्शत्रु, तो शकों का शत्रु, माने शकों को विजित करने वाला। हाँ, इस समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था और वहां पश्चिमी भारत में शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के सहयोग से पश्चिमी भारत में शकों का उन्मूलन किया और इसी उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली मतलब बाघ शैली के चांदी का सिक्का चलाया था। एक ऐसा चांदी का सिक्का चलाया जिस पर बाघ बना हुआ था। तो बाघ शैली की चांदी का सिक्का किसने जारी किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जारी किया था। और इसी उपलक्ष्य में जारी किया था क्योंकि शकों का उन्मूलन इसने किया। इसने विक्रमादित्य एवं शकारी की उपाधि भी धारण की थी। इसने पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। पश्चिमी भारत में सबसे पहली बार चांदी का सिक्का इसने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की छत्रप रुद्र सिंह द्वितीय, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, रुद्र सिंह द्वितीय से रुद्र सिंह तृतीय, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रुद्र सिंह द्वितीय है, रुद्र सिंह द्वितीय है। हाँ नहीं ये तृतीय है, रुद्र सिंह तृतीय ही है। मैंने द्वितीय बताया था, रुद्र सिंह द्वितीय था जिससे प्रभावती का विवाह हुआ था। उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह होता रुद्र सिंह द्वितीय से, जबकि रुद्र सिंह तृतीय से तो इनका युद्ध होता है। और मेहरावली के लौह स्तंभ में इसका जिक्र भी है कि रुद्र सिंह तृतीय से इनका युद्ध होता है। इनके अन्य नाम क्या है? देवराज, देवगुप्त, देवश्री और भी बहुत सारे उपनाम मैं बताया हूं आप लोग को। चंद्रगुप्त की अन्य उपलब्धियां देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अन्य उपलब्धियां। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी और सांस्कृतिक राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में 9 लोग थे, 9 रत्न थे। बाराहमिहिर, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, छपड़क, बैताल भट्ट, भरूची, घटपर्प एवं शंकु विद्वानों की एक मंडली थी जिसको नवरत्न भी कहा जाता था। गुप्तकालीन कवित्रियां कौन कौन सी थी? शीला, भट्टारिका एवं प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए थे। इनके सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। दिनार गुप्तकालीन कविराज की मुद्रा थी। दिनार जो था ये गुप्त काल की एक मुद्रा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान का जो पीरियड था, समय था, वह 399 से 415, मतलब इतने समय तक फाहियान गुप्त काल में रहा, भारत की यात्रा किया। इसने मध्य प्रदेश का भी विस्तृत वर्णन किया है फाहियान ने अपनी पुस्तक में। महायान ने अपना यात्रा वृत्तांत फाकोकी से लिखा है। फाहियान होगा,
फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है फा को की नाम से। जिस तरह से हिंसांग ने सी यू की के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसी तरह से फाहियान ने फाको की नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। मध्य प्रदेश राज्य का विस्तृत वर्णन किया है और पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है। कुमारगुप्त देखेंगे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहते हैं, महेंद्रादित्य भी इसका उपनाम था। इसने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने सर्वाधिक अभिलेख खुदवाए थे। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वह कुमारगुप्त के ही मिले हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अभिलेख जो है वह कुमारगुप्त के हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय में लगभग 16 अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम के समय में कितने अभिलेख मिले हैं? 16 अभिलेख मिले हैं। 16 अभिलेख मिले हैं कुमारगुप्त प्रथम के समय में। 16 अभिलेख मिले हैं और बड़ी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इनके समय में अनेक बिरुदों, परम दैवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, अश्वमेघ महेंद्र, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह यह आदि इन्हें कहा जा गया है। मतलब कुमारगुप्त को इन उपनामों से बुलाया गया है। अश्वमेघ महेंद्र, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह यह सभी उपनाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपलब्धियां क्या हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में 9 लोग थे। बाराहमीर, धनवंतरी, कालिदास, अमर सिंह, छपड़क, बेताल भट्ट, बरूची, घटपर, स्वयं विद्वानों की मंडली थी जिसमें नवरत्न भी कहा जाता है। गुप्तकालीन कवित्रियां भी थी। हाँ, ये तो पढ़ाया हूँ शायद। अभिलेख देखते हैं। गुप्तकालीन कुछ अभिलेख हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय के लगभग 16 अभिलेख और बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 16 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और बड़ी बड़ी मात्रा में अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख जो हैं वो कुमारगुप्त के ही हैं। उसके अनेक बिरुदों जैसे परम दैवत भी कहा गया है इनको, कुमारगुप्त को परम भट्टारक कहा गया है, महाराजाधिराज, अश्वेघ महेंद्र, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह ये सभी उपनाम है कुमारगुप्त का। इसमें से कुछ तो वंश के परंपरागत विरुद्ध हैं जो अनेक सम्राट पद के बोधक हैं। कुछ उसकी नई विजयों के दूत तक भी जान पड़ते हैं। सिक्कों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसके अभिलेखों में और सिक्कों के प्राप्त स्थानों से उसके विस्तृत साम्राज्य का ज्ञान प्राप्त होता है। वे पूर्व में उत्तर पश्चिमी बंगाल से लेकर पश्चिम में भावनगर, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी संख्या अधिक थी। इसके अभिलेखों में साम्राज्य के प्रशासन और प्रांतीय उपरिकों का भी ज्ञान होता है। तो साम्राज्य के शासन, प्रशासन, वित्तीय विकेंद्रीकरण आदि का भी ज्ञान होता है। इसी के द्वारा एवं सहयोग से प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उस नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस कर दिया था। तो यही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के समय में कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा का दूसरा नाम मृगशिखा वन। नालंदा का दूसरा नाम क्या है? मृगशिखा वन है। मृगशिखा वन यह नालंदा का एक उपनाम है, मृगशिखा वन। यह विश्व का प्रथम एवं पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसने मयूर शैली एवं किसके बारे में बात हो रही है? कुमारगुप्त के बारे में बात हो रही है। इसने मयूर शैली एवं कार्तिकेय शैली के सिक्के चलाए थे। मयूर शैली एवं कार्तिकेय शैली के सिक्के चलाए थे। भरतपुर के बयाना से गुप्तकालीन मुद्राओं का एक जखीरा प्राप्त हुआ है, पूरा खजाना प्राप्त हुआ है, जिसमें गुप्तकालीन मुद्राएं ही हैं। हाँ, जिसमें अधिकांश मुद्राएं जो हैं वह मयूर शैली की हैं। कुमारगुप्त का जो राज विस्तार था, राजनीतिक विस्तार था, उसको देखेंगे तो कुमारगुप्त के काल में पुष्यमित्र नामक विदेशी जाति ने भारत पर आक्रमण किया, जिसको कुमारगुप्त ने दबाया। ठीक है। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में साम्राज्य को हिला देने वाले 2 आक्रमण हुए। हाँ, तो यह कुमारगुप्त के समय में
कुमारगुप्त के अंतिम समय में यह हुआ था। कुमारगुप्त के काल में तो यहाँ पर देखेंगे पहला आक्रमण जो हुआ था कुमारगुप्त के समय में यह क्या था। नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत आधुनिक मध्य प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों में बसने वाली पुष्यमित्र नाम की किसी जाति का था। उसके आक्रमण ने गुप्त वंश की लक्ष्मी को विचलित कर दिया था, किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त आक्रमणकारियों को मार गिराने में सफल हुआ। दूसरा आक्रमण हुड़ों का था, जो संभवतः उसके जीवन के अंतिम वर्षों में हुआ था। हुड़ों ने गांधार पर कब्जा कर गंगा की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। स्कंदगुप्त ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को संरक्षण देना आरंभ कर दिया। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूर्णतः इसका नष्ट कर दिया। नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। नालंदा की शिक्षा की भाषा क्या थी? नालंदा की जो शिक्षा की भाषा थी वह पाली भाषा थी। ये पाली जो है यह जनभाषा थी, जनभाषा मतलब जनता की भाषा, लोगों की भाषा थी और इसी भाषा में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवाया जाता था। कुमारगुप्त के शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य अछूत रूप से कायम रहा, मतलब जो पूरा विशाल साम्राज्य था वह पूरा कायम रहा पूरी तरह से कुमारगुप्त के समय में। कुमारगुप्त के बाद किसका शासन आता है? तो स्कंदगुप्त का आता है। और स्कंदगुप्त ने भी गुप्त साम्राज्य की जो मान प्रतिष्ठा थी उसे बनाए रखा। यह भी एक महान प्रतापी शासक था। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक कुमारगुप्त का अबाधित शासन था। सब राजा, सामंत, गणराज्य और प्रत्यवर्ती जनपद कुमारगुप्त के वंशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति और उसके शासन काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, कुमारगुप्त को विद्रोही राजाओं को वश में लाने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। तो सारे होते रहे, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। ये देखेंगे हुड़ों की पराजय कैसे हुई। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुड़ों की पराजय है। हुड़ बड़े ही भयंकर योद्धा थे। उन्हीं के आक्रमणकार के कारण यूसी लोग अपने प्राचीन निवास स्थान को छोड़कर शक स्थान की ओर बढ़ने के लिए बाध्य हुए और यहूसियों से खदेड़कर शक लोग ईरान और भारत की तरफ आ गए। हुड़ों के हमलों का ही परिणाम था कि शक और यहूसी लोग भारत में प्रविष्ट हुए। स्कंदगुप्त के समय में हुड़ लोग गांधार से आगे नहीं बढ़ सके और गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके शासनकाल से प्रायः अछूट रहा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। और आज गुप्त साम्राज्य आपका पूरा कंप्लीट हो चुका।